क्लियर जी? कि फॉर एग्जाम्पल डिमांड या सप्लाई बहुत भी ज्यादा अप्स एंड डाउन हो उसमें, तो तब भी उसमें इतनी प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करती, इतनी प्राइस में ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आता, प्राइस स्टेबल रहती है। क्लियर जी? तो एक उसने ये मार्केट, दूसरी मार्केट उसने कौन की मार्केट दी है जिसमें प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, जिसमें अगर डिमांड और सप्लाई थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, आपकी प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, बहुत ज्यादा डायनामिक चेंज जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। क्लियर जी? तो याद रखिए ये अनटेस्टेड एरिया है, अभी तक एग्जामिनर ने इस एरिया को टेस्ट नहीं किया, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं कि एग्जामिनर की फेवरेट कभी कभी वो एरिया होती हैं जो कि अनटेस्टेड एरिया हो। क्लियर जी? तो दो तरह की मार्केट इसमें हम पढ़ेंगे। एक मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें प्राइस स्टेबल होती है, डिमांड और सप्लाई में चेंज आ भी जाए ना तो प्राइस इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर पाती, इतनी इसमें मूवमेंट नहीं आती। दूसरी मार्केट उसने कौन की मार्केट दी है जिसमें प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर लेती है। क्लियर जी? तो पहली जो मार्केट है उसने मिल्क मार्केट दी है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट, असल में उन्होंने ये ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेट करता है, तो उसने इसलिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आइटम्स है उसकी मिसालें दी हैं। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। उसने ये मिसाल दी है आपकी किताब में कि फॉर एग्जांपल मिल्क की मार्केट है जिसमें थोड़ी सी कंपटीशन ज्यादा होती है, क्योंकि ये बिजनेस थोड़ा सा आसानी से शुरू होता है, ठीक है ना, तो इसमें कंपटीशन थोड़ी ज्यादा होती है। क्लियर जी? मतलब नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इसमें ज्यादा होते हैं। क्लियर जी? तो अगर इसमें प्राइस बहुत ज्यादा चेंज भी हो ना, मतलब उसमें अगर क्वांटिटी सप्लाई में या क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज भी आ जाए ना तो प्राइस इतना हाई अप मूव नहीं करता, इतना हाइप नहीं होता प्राइस। क्लियर? तो इसमें मैं आपको डायग्राम से समझा लेता हूँ। देखें, जब हमारे पास थी, ये था हमारे पास सप्लाई कर्व, ये तो इतना आप लोगों को याद हुआ होगा ना कि सप्लाई कर्व इस तरह बनता है, ये है हमारे पास डिमांड कर्व। क्लियर जी? जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करे तो हम हमारे पास आ जाता है जी, जब हमारे पास डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं वो हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट, ठीक है, वहां हमारी प्राइस डिटरमाइन हो जाती है और वो ये हमारे पास हुआ इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर जी? ये हम अब मिल्क मार्केट की बात करें जिधर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, मार्केट कंपिटेटिव होती है। इंशाल्लाह कंपिटेटिव मार्केट हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि कंपिटेटिव मार्केट कौन सी मार्केट होती है। एक आप इधर ये याद रखिए, कंपिटेटिव मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, बायर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और सेलर भी बहुत ज्यादा होते हैं, बस ये अभी तक इतना याद रखें, ठीक है, कंपिटेटिव मार्केट है। अब हुआ क्या कि अचानक मार्केट में बढ़ गई डिमांड, ये हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है, सप्लाई तो मतलब प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं, मार्केट में जब डिमांड बढ़ गई तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड यहां से यहां शिफ्ट हुई। सही है जी? इधर से इधर। क्लियर? अब हमारे पास हुआ क्या, सप्लाई तो सप्लाई तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन अचानक मार्केट में डिमांड में इंक्रीज आया तो हमारा कर्व इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। भाई इसको हम क्या कहते हैं, इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इस कर्व को, यानी जो डिमांड ने यहां से यहां मूव किया इसको हम क्या बोलते हैं जी? हाँ सही है, सही है शमीम, सही सही है अहमद, बाकी भी जवाब दे, एक और नाम भी था उसका, दो तीन नाम मैंने बताए थे आपको। नाना सदीक, सही सही नाम, आप दोनों तो सही जवाब दिया, और इसके अलावा और नाम, दो और नाम, शमीन ने और अहमद ने तो जवाब दे दिया ना, इस नामों के अलावा और नाम आप भूल गए यार। चेंज इन डिमांड, चेंज इन कंडीशन इन डिमांड और राइज एंड फॉल इन डिमांड, और ये किस वजह से शिफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं, कोई कोई ठीक है सलमान से सही जवाब दिया आपने।
ठीक है, किस वजह से ये शिफ्ट कर देते हैं? प्राइस के अलावा कोई भी अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस के अलावा, मंजूर, सुनैन, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता हो, आई रिपीट, अदर देन प्राइस के अलावा अगर डिमांड में चेंज आता हो तो उसको हम शिफ्ट इन डिमांड, राइज एंड फॉल इन डिमांड, चेंज इन डिमांड या चेंज इन कंडीशन इन डिमांड भी कहते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल एक कैंपेन चली हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि यार दूध पीना चाहिए, ठीक है ना, सेहत के लिए अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि कोरोना से बचाव का एक तरीका है, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया, लोगों में अब दूध की तरफ से रुझान बढ़ गया, ठीक है ना, अब उसकी टेंडेंसी दूध की तरफ कि यार ये तो बड़ी सेहत अच्छी चीज है और पीना चाहिए। क्लियर जी? तो हमारी डिमांड ने यहां से यहां शिफ्ट लिया। क्लियर जी? डिमांड में इंक्रीज आया, इधर डिमांड ने सप्लाई को कट किया इस पॉइंट पे। क्लियर? लेकिन देखिए डिमांड में तो बहुत ज्यादा चेंज आया, लेकिन प्राइस में इतना ज्यादा चेंज नहीं आया, प्राइस इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि मार्केट है कॉम्पिटेटिव, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर हैं, ठीक है ना। तो अगर डिमांड बढ़ भी जाती है तो हमारे प्रोड्यूसर क्या करते हैं, सप्लाई बढ़ा लेते हैं, प्राइस बढ़ जाती है लेकिन स्लाइडली बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती वो, ठीक है ना। तो ये था एक पॉइंट कि जिसमें बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होती है। कुछ मार्केट ऐसी होती है कि उसमें डिमांड भी बढ़ जाती है, सप्लाई भी बढ़ जाती है, लेकिन उसमें प्राइस इतनी ज्यादा हाइप नहीं कर लेती, इतनी ज्यादा मूव अपवर्ड की तरफ नहीं करती, इतनी ज्यादा बढ़ नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो मार्केट कंपिटेटिव मार्केट होती है और उसमें प्राइस इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती। जी इस डायग्राम में कोई इशू या इस पॉइंट में कुछ, ये अनटेस्टेड एरिया, आई रिपीट इट इज अनटेस्टेड एरिया। तो अगर आप वो इस तरह की मिसाल दे दे कि यार जरा डायग्राम के थ्रू बताए कि अगर मिल्क मार्केट या कोई और मार्केट जिसमें प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते तो जरा डायग्राम के थ्रू समझाएं आप, ठीक है ना। तो ये वही पुरानी चीजें हैं, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट, हमारा सप्लाई कर्व में चेंज नहीं आया, डिमांड कर्व में मूव किया, ठीक है ना, लेकिन प्राइस में इतना ज्यादा फ्लक्चुएट, इतनी ज्यादा चेंज नहीं आया, इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आया। अब यहां तक कोई सवाल, इस पॉइंट में कोई इशू? जी सदीक, शमीन, अहमद, मंजूर, सुनैन, इकरा, खदीजा, अहमद, जी शाबाश, जिसके नाम नहीं है सलमान, जी भाई शफकत, क्लियर है भाई, शाबाश। ये वही पुरानी चीजें हैं लेकिन उसने अब एक नए अंदाज से पूछ लिया आप लोगों ने। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि यही, ठीक है मुकद्दस भाई, कि इस इकोनॉमिक्स में बहुत सी चीजें रिपीट हुई, बस आपको सिर्फ यार कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज अगर आपको याद हो तो इस तरह की चीज हमने प्राइस मैकेनिज्म में भी पढ़ी थी। क्लियर जी? ये तो एक मार्केट, लेकिन कुछ मार्केट ऐसी होती है कि उसमें प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर लेती है क्योंकि डिमांड होती है इनइलास्टिक। मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने कान की मार्केट दिया, उसने यहाँ बता भी दिया कि यार कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉर्न के बगैर नहीं बन सकते, मतलब उसके लिए कॉर्न यानी मकई का होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। मतलब कॉर्न या मकई के बगैर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब उसके लिए डिमांड इनइलास्टिक होती है, उसके लिए वो प्रोडक्ट जरूरी है, मतलब कोई सब्स्टिट्यूट उसको फुलफिल नहीं कर सकता। क्लियर जी? तो अगर आप इधर देख लें, इधर आप देख लें तो यहां हमारा जो डिमांड कर्व है ना ये इनइलास्टिक है। डिमांड कर्व क्या है? इनइलास्टिक। अब कुछ समझ आ रहे हैं ना? अगर परफेक्टली इनइलास्टिक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं इनइलास्टिक, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल हम थे इस पॉइंट पे P1 पे, ये था हमारे पास डिमांड कर्व, सही है जी, ये वाला, ये हमारे पास डिमांड कर्व, ये रहा हमारा पास इनिशियल सप्लाई ये थी, और ये रहा हमारा प्राइस। क्लियर जी? ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन अचानक ऐसा हुआ
ये अल्लाह ना करे कोई आफत आ गई जिसकी वजह से हम मकई सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाए और हम उसको हार्वेस्ट नहीं कर पाए, किसी भी रीजन से कोई आफत या कोई इस तरह की चीज आ गई जिसकी वजह से मकई की प्रोडक्शन कम हुई, क्लियर, जो प्रोडक्शन कम हुई तो सप्लाई कम होगी, क्लियर जी। जब सप्लाई कम होती है तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि सप्लाई में डिक्रीज आया ना, सप्लाई में आया डिक्रीज, जिसकी वजह से हमारे सप्लाई कर्व ने राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ। आई रिपीट, सप्लाई में अगर इंक्रीज आता हो तो वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, सप्लाई में अगर डिक्रीज आ रहा हो तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है जी। इसी तरह ये मैं आपको जट का मेथड बता रहा हूं, बाकी कंसेप्चुअल आप लोग क्लियर हो। इसी तरह डिमांड में अगर राइट की तरफ शिफ्ट तो डिमांड में इंक्रीज, अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट तो डिमांड में डिक्रीज। ये मैं सिर्फ आपको जट का मेथड बता रहा हूं, ठीक है, बाकी कंसेप्चुअली यू शुड बी क्लियर। क्योंकि सप्लाई में डिक्रीज आया तो लेफ्ट की तरफ मूव किया उसने, क्लियर जी। डिमांड तो क्योंकि इनइलास्टिक है, हमने तो वो चीजें प्रोड्यूस करनी है, अब होगा क्या, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्राइस हाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उधर हमने पढ़ा कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि मकई या कॉर्न के बगैर नहीं बनेंगे, उसके लिए डिमांड है इनइलास्टिक, तो वो प्रोड्यूसर हाई प्राइस पर भी मकई खरीदेंगे, क्लियर, और वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेंगे, उसके लिए मकई का खरीदना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हुआ क्या कि ऑटोमेटिकली हमारी हमारी प्राइस हाई हो जाएगी, और दूसरी बात की मकई के प्रोड्यूसर शायद कम हो, और हमारी मकई की प्रोडक्शन कम भी हुई है क्योंकि कोई इस तरह कोई फ्लड आया, कोई सैलाब आया, मतलब कोई भी रीजन हो सकती है, कोई आसमानी आफत है जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी हुई, तो हमारी प्रोडक्शन में कमी की वजह से हमारी डिमांड तो वही की वही है, लेकिन प्राइस क्या हो जाएगी, वो हाइप हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ मार्केट्स ऐसे होते हैं कि जहां आपकी प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करती, इंक्रीज डिक्रीज डिमांड में आ जाए, जी जी जी, कुछ भी हो सकते हैं, क्लियर जी। तो इन शॉर्ट में आपको खुलासा बता देता हूँ कि कुछ मार्केट ऐसी होती हैं कि उसमें डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज आ भी जाए, सप्लाई में इंक्रीज डिक्रीज आ जाए तो उसमें प्राइस इतनी फ्लक्चुएट नहीं करती, लेकिन कुछ मार्केट ऐसी होती हैं कि अगर उसमें डिमांड कम हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल सप्लाई कम हो डिमांड ज्यादा, या इस तरह की कोई और चीज हो, तो उसमें मार्केट बड़ी प्राइस बहुत जल्दी से अप्स एंड डाउन हो जाती है। तो इनमें कोई अब इशू इन दो पॉइंट्स में, देखिए, लेकर उसने, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ज्यादा रिलेट करते हैं ना, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ये डायनामिक्स जो सप्लाई और चेंज होती है ना, ये एग्रीकल्चर नॉर्मली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि उसको आप बढ़ा नहीं सकते ना, कोई टेक्नोलॉजी इस तरह कोई चीज इस्तेमाल नहीं हो सकती थी जल्दी, तो इसी वजह से उसमें टाइम लेता है ना। और वो आप कोई और गुड भी दे सकते हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इससे मिलता जुलता गुड वो आपको देगा बस। अब इंशाल्लाह जब हम ये पढ़ेंगे तो मजीद आपको क्लियर, ये रियल में भी ये चीजें मतलब एग्जिस्ट करती हैं, अगर हम थोड़ा सा सोच लें ना तो ये थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती है इस तरह की चीजें, जी। आप कॉर्न की जगह वीट वगैरह भी ले लो, ठीक है ना, जो ज्यादा प्रोन टू रिस्क हो ना, खासकर वेदर कंडीशन, इस तरह की कंडीशन से, तो इसी वजह से भाई। जी बाकी भी कंफर्म कर दे कि ये दो क्लियर है। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, बस इसको पढ़ ले समझ ले, ठीक है ना, मैं इसलिए वो, जी शफकत आप अपना सवाल टाइप करते जाए भाई, जी जी, जी शफकत आप अपना सवाल टाइप करते जाए भाई। ठीक है ना, तो इसको आप बस एक दफा पढ़ लें समझ लें, ऐसा ना हो कि पेपर में आ जाए ना तो कोई इश्यू हो फिर। और ये मतलब मिलता जुलता भी है लास्ट टॉपिक से, तो इस वजह से इंशाल्लाह आसान हो, वो इशू नहीं।
जी, यहाँ तक कोई सवाल? जी मुकद्दस, ये आपका कोई सवाल? शफकत, ठीक है। शफकत आप कुछ पूछ रहे थे यार, आपने, यू हैव रेज्ड हैंड। तो मैं माजरत के साथ इसलिए आप लोगों का वॉल्यूम नहीं किया, फिर वो डिस्ट्रक्शन होती है ना, डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है तो इसी वजह से। अच्छा, कौन मार्केट वाला समझा दूं? मैंने कहा भाई कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जो हर इससे एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अगर आप देखें ना तो दोनों प्रोडक्ट हमारे एग्रीकल्चर से हैं। क्लियर? इसमें सप्लाई और डिमांड थोड़ी सी ज्यादा चाहिए तो आप प्रोडक्शन भी इतनी जल्दी नहीं कर सकते ना इसमें। क्लियर? कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप कॉर्न देखो तो कॉर्न की पैदावार तकरीबन साल में एक ही दफा होती है, ठीक है। अगर कोई और प्रोडक्ट वो लेता जो कि साल में कई दफा प्रोड्यूस होता तो फिर शायद, मैं आपकी मिसाल लेता हूँ, अगर कोई और प्रोडक्ट हो, कॉर्न के अलावा कोई और प्रोडक्ट हो, ठीक है, कि मतलब वो मार्केट में भाई डिमांड बढ़ गई तो साथ सप्लाई भी बढ़ा देंगे, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट ज्यादा कर लेंगे, मजीद गुड्स प्रोड्यूस कर लेंगे, मजीद इक्विपमेंट को लेके आके, मशीनरी को लेके आके, कोई और फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ की प्रोडक्ट बढ़ गई, क्लॉथ की डिमांड बढ़ गई तो प्रोड्यूसर क्या कर लेंगे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्लॉथ की प्रोडक्शन ज्यादा कर देंगे थ्रू इक्विपमेंट। लेकिन इन्होंने यहाँ मार्केट इसलिए ली एग्रीकल्चर की, ये प्रोडक्शन एक ही दफा होती है ना, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी प्रोडक्शन काफी कम होती है, तो इसी वजह से। क्लियर जी? तो मैं आपको बता रहा था कि ठीक है जी, ठीक है, सही है। अब देखिए इंस्टेबिलिटी, काजेस ऑफ इंस्टेबिलिटी, ये प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों आता है, क्या रीजन हो सकती है कि इस प्राइस में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन, ये अप्स भी जा सकती हैं और शायद इसके अपोजिट भी हो सकते हैं कि अगर किसी किसी एक साल भी अच्छे टाइम पे बारिशें हुई, ठीक है ना, और कौन की पैदावार ज्यादा हुई तो ये कर इधर ऊपर से नीचे की तरफ भी गिर सकता है, ये इधर भी आ सकता है ना, सप्लाई बढ़ भी सकती है। तो इसका अपोजिट भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ पैदावार कम होगी, ज्यादा भी हो सकती है तो प्राइस कम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये इधर इधर प्राइस आ गई और ये एक साल कौन की पैदावार ज्यादा हुई तो हमारी प्राइस ने यहाँ से यहाँ जंप लिया और प्राइस में डिक्रीज आया। क्लियर जी? तो अपोजिट भी इसका हो सकता है। अब क्या क्या काजेस हो सकती हैं यार, विदर कंडीशन हो सकती है, विदर आपके फेवर में भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है, ठीक है ना, या इनइलास्टिक डिमांड हो सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उसने सवाल पूछा ना कि यार इस तरह की दो मार्केट है जिसमें एक में प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, एक में प्राइस जो है ना वो में प्राइस में स्टेबिलिटी होती है, तो जरा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप बताएं, तो वो फिर ये सवाल सवाल पे जरूर पूछेगा कि यार अगर इंस्टेबिलिटी है तो उसकी रीजंस क्या है, तो आप विद द कंडीशन, ठीक है जी। इनइलास्टिक डिमांड कुछ गुड ऐसी होती हैं कि उसको प्रोड्यूस करना जरूरी है, उसके अलावा वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे। जिस तरह मैंने कॉर्न की मिसाल दी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कि कॉर्न के बगैर प्रोड्यूस नहीं होंगे, मतलब उसकी डिमांड, कॉर्न की डिमांड इनइलास्टिक है, ठीक है ना, कि हम जिस फॉर एग्जाम्पल हमने उसको प्रोड्यूस ही करना है। क्लियर? तो ये रीजन भी हो सकती है। और कंपटीशन टू प्रोड्यूस अदर मसलन, ठीक है जी, शायद मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, तो अगर कंपटीशन ज्यादा है मार्केट में तो फिर क्या होगा, प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे। क्लियर जी? और प्राइस इतनी ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगी, मतलब प्राइस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर प्रोड्यूसर्स कम है, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर है, तो फिर क्या होगा, प्राइस में इंस्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब प्राइस पर कांस्टेंट नहीं रहेगी। और प्रोड्यूसर क्योंकि कम प्रोड्यूसर हैं तो वो प्राइस को बढ़ा बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये दो तीन रीजन थे। इंशाल्लाह कंपटीशन वाला पॉइंट आपका चैप्टर 5 में बिल्कुल कंप्लीट मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर ज्यादा नंबर ऑफ कम प्रोड्यूसर्स हैं तो फिर प्राइस स्टेबल रहेगी, जिस तरह मिल्क के केस में था कि प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं उसके, कॉर्न के केस में प्रोड्यूसर कम होंगे तो वो प्राइस को ज्यादा अप्स एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें ये पॉइंट थे, इन तीन पॉइंट्स में कोई इशू? जी चलो ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या रोल अदा करती है प्राइस स्टेबिलिटी में? देखो
इंशाल्लाह जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो हुकूमत के 2-3 काम होते हैं, मतलब मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना। पहला मेन ऑब्जेक्टिव हुकूमत का ये होता है कि यार हमारी मुल्क जो है ना वो तरक्की करे। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है कि हमारे रिसोर्सेज बढ़े, ठीक है ना, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो आर्टिफिशियल या टेक्निकल रिसोर्सेज हो, क्लियर जी, ये बढ़े। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव उसका होता है कि यार एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करना, सब लोगों को उसकी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक रोजगार मिले। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होती है प्राइस स्टेबिलिटी, कि प्राइस इतनी ज्यादा भी ना बढ़े, इतनी हाई भी ना हो कि कंज्यूमर को नुकसान हो, कि कंज्यूमर को की एक्सप्लॉयटेशन हो, ठीक है, कि कंज्यूमर वो चीज ही ना खरीद सके, इतनी हाई भी ना हो, क्लियर जी। और प्राइस इतनी कम भी ना हो कि प्रोड्यूसर उस चीज को प्रोड्यूस ही ना करे। यार को कहते हैं यार मेरे लिए ये रिजर्वेशन प्राइस ही नहीं है, मुझे कोई फायदा नहीं है, तो ये प्रोडक्ट में क्यों प्रोड्यूस कर लूं। तो हुकूमत का काम होता है प्राइस स्टेबिलिटी। एक को कहते हैं प्राइस प्राइस सील, प्राइस सील ये स्क्रीन और इसको कहते हैं फ्लोर, ठीक है जी। एक को कहते हैं प्राइस सीलिंग और एक को कहते हैं प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग का मतलब है कि हुकूमत इधर एक रेस्ट्रिक्शन लगा लेती है और प्रोड्यूसर से कहती है कि यार आपने इससे आगे नहीं जाना, ठीक है जी, ठीक है, कि आपने इससे आगे नहीं जाना, बस यहां आप स्टॉप कर दो, क्लियर जी, क्योंकि ताकि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो, क्लियर जी। और इससे कम भी ना हो, प्राइस इससे कम भी ना हो ताकि प्रोड्यूसर डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर देखो बिजनेस कम्युनिटी या प्रोड्यूसर डिस्टर्ब होंगे तो तब भी काम नहीं चलेगा, कंज्यूमर डिस्टर्ब होगा तो तब भी काम नहीं चलेगा। तो उसने दोनों को खुश करना होगा कि प्राइस फ्लोर इससे कम भी ना हो, ठीक है, ताकि प्रोड्यूसर डिस्टर्ब ना हो, ताकि प्रोड्यूसर डिस्करेज ना हो और वो प्रोडक्शन करना ही बंद कर दे, तो फिर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी इकोनॉमी के अंदर। और प्राइस इतनी हाई भी ना हो कि आप उसको खरीद ही ना कर पाओ, जब आप खरीद ना कर पाओगे तो फिर भी मसला है, ठीक है जी। तो जो हाई अप लिमिट होता है उसको हम कहते हैं, हुकूमत सीलिंग लगा लेती है इस पे कि यार इससे, प्रोड्यूसर कहते हैं आप इसने ऊपर नहीं जाना, और प्राइस फ्लोर कंज्यूमर से कहते हैं कि यार इससे कम आप ना दो, ठीक है, ताकि उधर प्रोड्यूसर भी डिस्टर्ब ना। तो हुकूमत ने दोनों को खुश करना होता है। तो ये हुकूमत का मेन काम होता है प्राइस स्टेबिलिटी में। अब वो किस तरह अदा करते हैं, वो बफर स्टॉक स्कीम के थ्रू, क्लियर जी, ये भी अनटेस्टेड एरिया है, इंशाल्लाह ये भी आपको समझ आ जाएगी। अब बफर स्टॉक स्कीम क्या चीज होती है? बफर स्टॉक स्कीम एक ऐसी चीज होती है, अच्छा ये प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्लियर है भाई, सब कंफर्म कर दें, ये टर्मिनोलॉजी है ताकि ये न्यूज वगैरह में भी आते हैं ना कभी कभी, सही है लेकर, ठीक है ठीक है, ये बाकी भी ये खाकान सही है भाई, सही है शफकत, ठीक है ठीक है, सही है जी। अच्छा अब सही है हदिया, ठीक है। अब ये एक टेक्निक्स होता है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपको याद हो तो नॉर्मली ये, अगर आप में से कोई गांव वाला बंदा हो ना तो उसको पता होगा कि ये गन्ने की सीजन में जब गन्ने की प्राइस कम हो जाती है ना तो इससे जमींदार डिस्टर्ब होते हैं, कहते हैं यार हमने सारा साल मेहनत की है, इतनी मुश्किल से हमने गन्ना उगाए और यार हमें ये प्राइस मिलती है, मतलब हमसे मिल वाले इसी प्राइस पे चीजें लेते हैं। मतलब देखो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का मेन काम क्या होता है, बिजनेसमैन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोग जाओगे ना आपको खुद पता है, दे आर द सेल्फिश पीपल, बिजनेस कम्युनिटी बिजनेसमैन इंतहाई सेल्फिश लोग होते हैं, वो हर चीज को प्रॉफिट एंड लॉस में तोलते हैं, उसको चीज में प्रॉफिट होगा वो चीज लेंगे, उसको लॉस होगा वो उसको कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है जी। तो अच्छा ये इंडस्ट्रियलिस्ट अब जो शुगर मिल्स के जो मालिकान हैं ये, अच्छा ये हमसे कम प्राइस पे लेंगे, उधर हुकूमत देखती है कि इधर जमींदार डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना, तो वो क्या कर लेता है, हुकूमत उससे ना, वो कहते हैं चलो जो प्राइस आपको मिल अदा कर रही है ना हम आपको ना उससे ज्यादा प्राइस अदा कर लेंगे, आप गन्ना हम पे बेच दें, ठीक है, हम आपसे रीजनेबल प्राइस पे गन्ना ले लेंगे ताकि जमींदार डिस्टर्ब ना हो, वो डिस्करेज ना हो, वो प्रोडक्शन को कम ना कर दें अगले साल, ठीक है ना, तो वो उससे वो ले लेता है, क्लियर। और जब मिलों को जरूरत होगी, मिलों को उसको फिर रीजनेबल प्राइस पर बेच देते हैं ताकि उधर
वो भी डिस्टर्ब ना हो, मतलब जो मिल्क के मालिकान हो। तो बफर स्टॉक स्कीम एक ऐसा टेक्निक होता है, एक ऐसा मेजर होता है कि वो जो चीज होती है वो उससे अच्छे प्राइस पे ले लेता है, अपने पास स्टोर कर लेता है, जब मार्केट में उसको जरूरत होगी, ठीक है ना, तो वो मार्केट में इन कर देगा ताकि उधर कंज्यूमर भी डिस्टर्ब ना हो। मैं आपको एक रिसेंटली मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मार्केट में शुगर, चीनी वाफर मैदान फॉर एग्जांपल अवेलेबल है। अब हुकूमत को पता लग गया कि यार कंज्यूमर जो है ना अब प्रोड्यूसर को एक्सप्लॉइट कर रहा है कि यार अगर कम कीमत पर बेचोगे तो हम लेंगे वरना हम नहीं लेंगे, तो प्रोड्यूसर डिस्टर्ब होगा, ठीक है जी। तो हुकूमत क्या कर लेते हैं कि चीनी ले लेगा शुगर मालिकान से अच्छे प्राइस पर, रीजनेबल प्राइस पे, रिजर्वेशन प्राइस पे, अपने पास स्टोर कर लेगा। जब स्टोर कर लेगा तो फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट में चीनी अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर जी। अब इधर इधर क्या किया उसने, हुकूमत ने चीनी के मालिकान को यानी प्रोड्यूसर को सेव कर लिया। क्लियर जी। उसने प्राइस फ्लोर लगा लिया कि यार कंज्यूमर से कहा कि इससे कम प्राइस पे ना लो वरना हम खरीद लेंगे और स्टोर कर लेंगे अपने पास। उसने अपने पास स्टोर कर लिया। जब मार्केट में चीनी अवेलेबल नहीं होगी तो फिर प्रोड्यूसर क्या करेंगे, जो चीनी के मालिकान है वो हाई प्राइस पर बेचेंगे ना। तो हुकूमत को अभी पता लग गया कि अब कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसको हाई प्राइस पे चीनी मिल रही है, तो वो अपना स्टॉक, हुकूमत अपना स्टॉक मार्केट में इन कर लेगा ताकि चीनी की प्राइस गिरे और इस दफा कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो। तो ये तरीका होता है बफर स्टॉक का, इसको कहते हैं बफर स्टॉक बस। तो ये हुकूमत रोल अदा करती है। अब ये जो मैंने पूरा किस्सा सुना है इससे कुछ थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं बफर स्टॉक का। तो ये टेक्निक होता है कि हुकूमत ने दोनों साइड को सेव करना होगा, प्रोड्यूसर को भी सेव करना होगा और कंज्यूमर को भी सेव करना होगा। तो ये एक बफर स्टॉक होता है बस, कि अगर उसको नुकसान हो प्रोड्यूसर के मालिकान को तो उसको सेव कर ले, सेफ साइड पे रख ले। क्लियर जी। अब अगर जब कंज्यूमर को नुकसान हो तो वो जो बफर स्टॉक होगा, एक्स्ट्रा स्टॉक जो उसने सेव किया है वो मार्केट में इन कर लेगा ताकि अगर चीनी की प्राइस बढ़ गई तो उसको कम करके कंज्यूमर को सेव कर लेगा। तो ये टेक्निक्स होते हैं जी। अब यहां तक कोई सवाल? जी। ये हमारा मैं नहीं समझा ऐसे, मैं नहीं समझा सक, मैं साइंस की जुबान नहीं समझा मैं, साइंस आप किसी और तरफ चलेगा। बफर स्टॉक ये होता है कि जी, बाकी भी कंफर्म कर दे, मैं दोबारा समझा दूं, कोई मसला नहीं है। मैं नहीं समझा सदीक, सॉरी यार, मैं आपका सवाल हूँ। जी बाकी भी कंफर्म कर दें। देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में ये है सप्लाई, ये है डिमांड सॉरी, और ये है सप्लाई कर्व, ये है प्राइस, ठीक है जी। ये भी शुगर की मिसाल ले लेते हैं। क्लियर जी। लेकिन ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा। अचानक मार्केट में चीनी की प्रोडक्शन ज्यादा हुई जिसकी वजह से हमारी सप्लाई में इंक्रीज आया। सप्लाई में इंक्रीज आने से आपका कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगी। यही पढ़ा था हमने। क्लियर। देर हमारे पास डिमांड कर, हमारे पास मार्केट में सप्लाई ज्यादा हुई कि अच्छे टाइम पे बारिश हुई और मतलब गन्ने की पैदावार ठीक था जिसकी वजह से सप्लाई ज्यादा हुई, ठीक है। अब डिमांड कर तो हमारा वही के वही है। क्लियर जी। लेकिन प्राइस में हमारा आया डिक्रीज। जब डिक्रीज आया तो इधर जब जो वो था, जो गन्ने के जो प्रोड्यूसर थे वो डिस्करेज हुए कि यार हमें प्राइस में मार्केट में यही प्राइस मिल रही है, ये तो बहुत कम प्राइस है, मतलब ये तो हमारा वो जो हमने जो मेहनत की थी उसका वो नहीं है, कास्ट में नहीं है। हुकूमत ने क्या कहा कि यार आप इसको ना बेचे इस प्राइस पे, आप डिस्करेज ना हो, हम आपसे इस प्राइस पे ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ये रहा 4 रुपए पर केजी, ये रहा 8, और ये फॉर एग्जांपल ये रहा 12 पर केजी, ठीक है। तो क्या कहा हुकूमत ने कि हम आपसे बफर स्टॉक ले लेंगे। अगर कोई आपसे 12 रुपए पे लेते हैं मालिकान, आप आपकी रिजर्वेशन प्राइस 12 है तो हम आप
वो आप बेशक उस पे बेच दे, अगर 12 से कम पे लेते हैं हम आपसे 12 रुपए पे ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्लियर जी। तो हुकूमत उससे इस प्राइस पे ले लेगी, वो उनको बेच देंगे, हुकूमत अपने पास स्टॉक रख लेगा, जब मार्केट में जरूरत होगी, जब एक टाइम आएगा जब शुगर की या शुगर केन की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी, तो हुकूमत वो प्राइस बढ़ जाएगी। जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइस हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होगा। तो उस टाइम हुकूमत के पास जो बफर स्टॉक उसने अपने पास रखा था वो इन कर लेगा और प्राइसेस को डिक्रीज कर लेगा, ताकि कंज्यूमर भी एक्सप्लॉइट ना हो। इसको कहते हैं बफर स्टॉक, कि वो फॉर द टाइम बीइंग ले लेते हैं, जब जरूरत होगी वो कंज्यूमर को बेच देंगे। तो इधर उन्होंने प्रोड्यूसर को भी प्रोटेक्ट किया, और जब एक टाइम आया, फॉर एग्जांपल एक टाइम ऐसा आया कि डिमांड इधर आ गई, ये फॉर एग्जांपल ये प्राइस इधर तक पहुंची, हुकूमत ने जब देखा कि यार अभी तो शुगर की प्राइस बहुत हाई है, ठीक है, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो हमारे पास जो हमने बफर स्टॉक रखा है वो मार्केट में इन कर दो, ताकि इन करने से सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह प्राइस थोड़ी सी गिर जाएगी, ताकि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो। तो उन्होंने दोनों को सेव करना होगा। अब जी इसमें कोई इशू, बफर स्टॉक में काइंडली कोई इशू हो, ये वही टॉपिक है, लेकिन इधर गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की, उसने प्राइस मिनिमम रखे कि यार हम आपसे इसी प्राइस पे ले लेंगे जी।